लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सभ्यता का रहस्य। यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है, बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं। दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ। लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं, इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या है। सरकारी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नजर नहीं आता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हेड कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे में आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए। रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है। उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। मेरे इन्हीं गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। एक चौथाई वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाएं, रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब इतने दौरे वास्तव में नहीं करते। जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ खड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ ना आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब बोले, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी बोला, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका। राय साहब बोले, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी बोला, सरकार अब कभी ऐसी खतर ना होगी। राय साहब बोले, बक बक मत करो। दमड़ी बोला, हुजूर। राय साहब बोले, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। और रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई, 2 रुपए जुर्माना ठुक गया। खता यह थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था। उसका दंड और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठी में सो जाता, फिर कैसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुछ बिस्वे जमीन थी, पर उतने में ही प्राणियों का खर्चा भी था। उसके 2 लड़के 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकल मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था।
किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपए रोज ही क्यों ना कमाए। किसी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं है। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुँह दिखाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है? दमड़ी बोला, सरकार पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब बोले, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी बोला, सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा, लड़की की सगाई ना हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब बोले, इतनी हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है, ऐसे आदमी पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ फिरकर बोले, क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? अजानों मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बंधे हैं। मैंने कहा, जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब बोले, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था, कई हजार रुपए पर पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों के न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या, मुफ्त में 4-5 हजार की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में बबेला मचा, आवाजें कसी गईं, किसी ने नाचते किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजीब बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी की यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे लें, पुश्तों से रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरों के दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा दिखाऊं, लकड़ी से ही कम से कम 500 सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सब है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़िया, धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर। राय साहब के इजलास में एक बड़े माफी का मुकदमा पेश हुआ। शहर का एक रईस खूब खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियायत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ और रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ले लो, तुम न लोगे तो मैं ले लूंगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ इसकी इज्जत का भी ख्याल है नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इसमें मैं एक बार की तुम्हें आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसे बेहूदी बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुन सकता। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई, क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री बोली, अजी मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाली नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब बोले, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री बोली, वादा? मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखाए नोट थे। राय साहब बोले, कितनी जबरदस्त अहमक हो, न मालूम ईश्वर ने कभी समझ दी भी है या नहीं। स्त्री बोली, अब क्या देगा, देना होती तो देना दी होती। राय साहब बोले, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बात खुल गई तो कहीं का ना रहूंगा। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब बोले, फिर वही हिमाकत, अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानते हो, यह
सांप के मुँह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफ़रत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूँगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरा कुछ चले तब ना। स्त्री बोली, मैं जाकर लौटाए देती हूँ। राय साहब बोले, और मैं जाकर जहर खाए लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुषों में यह अभिनय चल रहा था। उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में ज्वार काट रहा था। रात वह छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक दिन का भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देरी थी। मोल ले न सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई तो थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नाद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा की याचना से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो गईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को सूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल सूखे थे इसलिए काट लिए। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम दे दूंगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने में काफी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ खेलने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है। हो ना हो कोई चोरी से ही काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रहे। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा ही काटा है, देख लीजिए। सिपाही बोला, थोड़ा काटा हो या बहुत है तो चोरी, खेत किसका है। दमड़ी बोला, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, उससे कुछ ऐठूंगा, लेकिन वहां क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहां भी कुछ हफ्ते चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के इजलास में पेश किया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता के साथ बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा। साल 6 महीने की सजा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तुम मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तुम मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दम्पति को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफर नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है।